नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट नामित किया गया है? और यह नामित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। और आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट के रूप में नामित किया गया है। G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है और 2023 में साइंस 20 का विषय है डिस्क्रिप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये साइंस 20 या विज्ञान 20 है क्या? तो 2017 में इसे स्थापित किया गया था और यह G20 के सबसे नए समूहों में से एक है। G20 के अनुरूप इसमें एक गैर स्थायी रोटेट होने वाली सचिवालय है। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, हर साल ये अलग अलग देशों के पास जाता है। इसी तरह जो साइंस 20 है उसका भी एक गैर स्थायी और रोटेट होने वाला एक सचिवालय है और एक संगठन की बजाय एक मंच की तरह काम करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय अब ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित जो मामले होंगे उनके लिए नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगी। इसकी मंजूरी दे दी गई है। मौद्रिक जोखिम वाले ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। मौद्रिक जोखिम मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसमें पैसे भी लगाए जाते हैं या किसी भी तरह का उसमें फाइनेंस का यूज होता है। और युवा मामलों और खेल मंत्रालय को स्पोर्ट्स यानी ऐसे वीडियो गेम्स जिसमें पैसा शामिल नहीं है उसको विनियमित करने का काम सौंपा गया है। और भारत का गेमिंग बाजार वर्तमान में $2.6 बिलियन का है और इसके 2027 तक $8.6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल परियोजना का नाम क्या है? और इस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट वाणी। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आर्ट पार्क और गूगल, इन तीनों ने मिलकर प्रोजेक्ट वाणी पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। इस डिजिटल परियोजना का लक्ष्य 773 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों के भाषण सेट एकत्र करके भारत की भाषा विविधता को मैप करना है। यानी अलग अलग लोगों के भाषणों को इकट्ठा किया जाएगा। इसमें लगभग 1,50,000 घंटे से अधिक के भाषणों को रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर इस रिकॉर्डेड भाषण को वहाँ किसी भी अलग अलग जगहों की स्थानीय लिपियों में लिप्यांतरित किया जाएगा। यानी उसको परिवर्तित किया जाएगा। जैसे इंग्लिश को हिंदी में नहीं, जैसे इंग्लिश में दिया हुआ भाषण है उसको भोजपुरी में या किसी अलग डोंगरी लैंग्वेज में जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें परिवर्तित किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? और दक्ष जो ये मॉड्यूल है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। ये है क्या? तो दक्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित उन्नत पर्यवेक्षी प्रबंधन प्रणाली यानी कि एडवांस सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है और ये सुपरविजन का काम करेगा मौद्रिक जो भी लेन देन होंगे उनसे संबंधित चीज़ों में। RBI ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2023 को भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष में स्थानांतरित कर रहा है। ये अपडेटेड वर्जन है, तो भी जो उसका RBI का भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है उसको अपडेट करके दक्ष में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना, दक्षता में वृद्धि करना और भुगतान धोखाधड़ी प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इसे स्वचालित कर दिया जाएगा भविष्य में। अगला प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? और इजराइल में राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं समय समय पर और अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। कैबिनेट के शपथ लेने से पहले उनकी सरकार ने संभावित 120 संसदीय वोटों में से 63 वोटों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया था और PM मोदी ने इन्हें बधाई भी दी है। PM मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और वैसे भी इजराइल से हमारे भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी? और यह
इस कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी की स्थापना की जा रही है उत्तराखंड में। ये कयाकिंग कैनोइंग एक वाटर स्पोर्ट्स है। उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी। खेलों को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी झील पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? और वह भारतीय खिलाड़ी हैं मशहूर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। आईसीसी की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं बहुत ही कम समय में, और ये अपने अजीबोगरीब शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। ये मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाकर रन बनाने में माहिर हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी नॉमिनेट किया गया है। इनके अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और इंग्लैंड के सैम करन को भी नामित किया गया है। इंग्लैंड के सैम करन अभी आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में लगभग 18.5 करोड़ रुपए में चुने गए हैं। इसके लिए वोटिंग जनवरी में कराई जाएगी। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी नॉमिनेट किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। यह मिसाइल जो है भारत और रूस दोनों मिलकर बनाते हैं, और इस ब्रह्मोस शब्द में ही छुपी हुई कहानी, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की है और मास्कोवा नदी जो रूस की है, उन दोनों शब्दों को मिलाकर ब्रह्मोस शब्द का निर्माण किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को सफलतापूर्वक फायर किया है। इसका टेस्ट बंगाल की खाड़ी में जहाज के टारगेट पर सटीक हमला करते पूरा किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रूस के NPO द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला धनु यात्रा उत्सव कहाँ शुरू किया गया? और यह उत्सव शुरू किया गया है बारगढ़, ओडिशा में। देश की आज़ादी के उत्सव के हिस्से के रूप में वर्ष 1947-48 में बारगढ़, ओडिशा में अस्तित्व में यह उत्सव आया। तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। और यह जो उत्सव है, यह भागवत पुराण में वर्णित कंस द्वारा आयोजित धनुष समारोह को देखने के लिए भगवान कृष्ण की मथुरा यात्रा के प्रकरण से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? और अभी तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन किया गया था और उसमें शीर्ष पर रहा था जो देश, वह है अपना भारत। और यह जो आयोजन था यह इराक के सुलेमानिया में आयोजित किया गया था। और इसमें स्टेज 2 में कुल 14 पदक जीते गए, जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के द्वारा यह 14 पदक जीते गए हैं। और युवा तीरंदाजों ने मंगलवार को 4 पदक और हासिल किए। वहीं भारतीय तीरंदाजों ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन पदक तालिका में 10 मेडल और जोड़े। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आने वाले नववर्ष की आप सभी को बधाइयाँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।